हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। दोस्तों, हम लोग का जो ऑर्गन सिस्टम पढ़ने का जो सीरीज चल रहा है अंग तंत्र का, उसमें ये आज दूसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं पाचन तंत्र के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये वाला फिगर के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग श्वसन लेते हैं। और इससे पहले जो हम लोग पाचन वाला तंत्र पढ़े थे, पाचन तंत्र से हम लोग स्पेशली जितने भी फूड खाए थे, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, उन सभी में से जो है डाइजेस्ट करके हम वहां से ग्लूकोज निकाले थे। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के थ्रू हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन और जो पाचन तंत्र से जो हम लोग ग्लूकोज लिए थे, वो दोनों का जो है ऑक्सीडेशन करेंगे और उससे ऊर्जा का निर्माण करेंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन से समझिएगा, श्वसन क्या है। तो श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसकी हेल्प से कोशिका में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीडेशन होता है। कार्बनिक यौगिक, कार्बन से जो बना यौगिक होता है, उसका हम ऑक्सीकरण करेंगे और इसके दौरान जो है हम लोग ऊर्जा का निर्माण करेंगे। साथ ही एक गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही चीज हम लोग समझेंगे कि जो हमारा ग्लूकोज था उसका ऑक्सीडेशन हम लोग करेंगे और वो जो ऊर्जा का निर्माण होगा वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एक अभिक्रिया। इसमें हम पढ़ेंगे जो भोज्य पदार्थ है। भोज्य पदार्थ याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे पाचन वाला तंत्र में ग्लूकोज। तो जो भोज्य पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और कुछ एंजाइम्स की हेल्प से, अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये 25 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हम लेते हैं। और इसके दौरान बोले भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। उसमें से ऊर्जा का निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा और होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो ये हम लोग समझेंगे आज इस वीडियो में कि किस प्रकार से हम लोग जो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, हम लोग लेते हैं सांस ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन का जो श्वसन मार्ग होता है, किस किस तरीके से जो श्वसन है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे शरीर के अंदर जाती है और फिर जाती है कोशिका में। कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा। हम लोग पहला वाला चैप्टर में पढ़े थे पाचन के बारे में। उस पाचन वाला चैप्टर में हम जो ग्लूकोज लिए, उस ग्लूकोज को यहाँ पर मैं इस प्रकार से समझा देता हूँ। ये एक कोशिका है। हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं और वो कोशिकाओं में भी कोशिका के अंदर ही एक कोशिकांग पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पाचन तंत्र में हम लोग क्या किए, जो ग्लूकोज हम लोग लिए वो ग्लूकोज आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में। याद होगा आपको, मैंने बोला था ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला C6H12 और O6। ये है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज पाचन क्रिया से हम कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ले आए। अब जो हम श्वसन वाला में पढ़ेंगे, उसमें ऑक्सीजन को हम पहुंचाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ही, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला प्रक्रिया होगा और उसके दौरान ऊर्जा का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम इस चित्र के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो श्वसन का मार्ग है, श्वसन मार्ग समझिएगा, जिस रास्ते से ऑक्सीजन जाती है वो होता है श्वसन मार्ग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नासा द्वार, नासा कपाट। याद रखिएगा, नासा द्वार ये वाला नाक वाला क्षेत्र, और नासा कपाट जो है वो हड्डी वाला जो है, ये वाला पार्ट, वो होता है नासा कपाट। फिर आगे मिलेंगे ग्रसनी। हम लोग पढ़े हुए हैं पाचन तंत्र में ही, वहां भी ग्रसनी पढ़े थे। ग्रसनी क्या है बोले से याद रखिएगा, ये वायु और जो भोजन है, वायु और भोजन का सह मार्ग होता है ग्रसनी। ये ग्रसनी करीब 12 से 14 सेंटीमीटर हम लोग पढ़े हुए थे, वो यहाँ पर है ग्रसनी। ये वाला पार्ट जो है याद रखिएगा ग्रसनी। और आगे चल के आता है वायु कंठ में, कंठ या इसको स्वर यंत्र, इसको लैरिंक्स बोलते हैं। ग्रसनी हो गया फेरिंक्स, ये हो गया लैरिंक्स। इसके बाद वायु जाती है श्वास नली में, श्वास नली उसको बोलते हैं ट्रेकिया। और ट्रेकिया के बाद आगे आता है श्वसनी में, ब्रोंकस में। ट्रेकिया के बाद ऑक्सीजन, ट्रेकिया के बाद जो हवा है वो ब्रोंकस में जाएगा। ये दो ब्रोंकस आप देख सकते हैं। ये वाला पार्ट है आपका, ये तो हो गया स्वर यंत्र, ये वाला ट्रेकिया हो गया। ये वाला सी टाइप का जो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ये होता है ट्रेकिया। फिर आगे चल के ट्रेकिया दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है, वो होता है ब्रोंकस, श्वसनी। श्वसनी आगे चलकर श्वसनिका में डिवाइड होती है। देखिए यहाँ पर श्वसनिका ये सब है, ये है श्वसनिका। और
श्वसनिका के बाद वायु जाती है, ये देखिएगा इस प्रकार का बना हुआ है, इसको बोला जाता है वायु कोष्ठक, एल्वियोलाई इसको बोला जाता है। और एल्वियोलाई में ही आगे कनेक्टेड रहते हैं रक्त वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं कनेक्टेड रहती है। और इसके बाद ही जो हम यहाँ पर ऑक्सीजन लिए हैं वो ऑक्सीजन चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड के बाद चला जाएगा हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में भी कहाँ जाएगा, तो कोशिकाओं में भी जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये हम लोग समझे श्वसन का मार्ग, किस प्रकार से ऑक्सीजन को हम लोग वायुमंडल से ले लिए और लेने के बाद जो है उसको हम लोग जो वायु कोष्ठक है उसके थ्रू रक्त में भेजे, और रक्त के बाद जो है उसको कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग भेज दिए। तो ये हम लोग इसका जो मार्ग है वो समझे। अब समझते हैं कि जो वायु का श्वसन मार्ग है शुरुआती समय से किस प्रकार से गया, और कुछ जो उसके अंग है महत्वपूर्ण उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले नासा द्वार तो हो गया, नासा कपाट, ग्रसनी, ग्रसनी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ग्रसनी क्या है, ये वाला ग्रसनी फेरिंक्स, ये ग्रसनी क्या है, तो मुख गुहा का ये पिछला भाग है। तो हम लोग का जो मुंह है, मुख गुहा, उसका पीछे वाला भाग होता है ग्रसनी, ग्रसनी। और ग्लॉटिस द्वारा जो है ये लेरिंग्स में खुलता है, ग्लॉटिस द्वारा, इसी ग्रसनी में याद रखिएगा ग्लॉटिस। और वो जो ग्लॉटिस है वो ऊपर से, ग्लॉटिस के ऊपर लगा रहता है एपिग्लॉटिस, और निगलते समय जो है श्वास नली का जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है। इसको एक चित्र के थ्रू समझते हैं, इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से है, इस प्रकार से यहाँ पर एक है ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, देखिए खाना खाते टाइम कभी बात नहीं करना चाहिए ऐसा हमको बोला जाता है। उसका रीजन वही है कि ये जो ग्लॉटिस है, यहाँ देखिएगा दो पाइप आपको मिल रहा है, एक है श्वास नली, एक है श्वास नली, एयर इसमें जाता है, और दूसरा है फूड पाइप, फूड पाइप में फूड जाता है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम क्या करता है, ये मेन काम होता है एपिग्लॉटिस का, ये वाला एपिग्लॉटिस, ये एक तरह से जो चौराहे में पुलिस होता है उस प्रकार का काम करता है। ये क्या करता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो फूड होता है वो फूड पाइप में गिरना चाहिए, और जब सांस लेते हैं तो वो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो यहाँ आना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जो खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम बात करते हैं, और बात करते टाइम क्या होता है, जब खाना खा रहे हैं तो फूड जाना चाहिए फूड पाइप में, लेकिन बात करते हैं तो क्या हो जाता है, कभी कभी ये जो एपिग्लॉटिस है ये कनेक्टेड रहता है, इसको जो सारा का सारा जो कोऑर्डिनेशन करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है वो करता है माइंड करता है। ये माइंड जो है सारा इसको कंट्रोल करता है, कब इधर आना है कब उधर जाना है। लेकिन जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये जो फूड होता है, ये फूड यहाँ आना चाहिए, लेकिन खाना खाते टाइम हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी सोचते हैं हम लोग दूसरों को सोचते हैं। अब दूसरों को सोचते, रियलिटी क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते, बोला जाता है घर वाला सब कि जब खाना खा रहे होते हैं और हिचकी आता है तो कोई याद कर रहा होता है, लेकिन रियलिटी वो नहीं होता है, हम लोग किसी को याद करते हैं, इसीलिए जो है हमको हिचकी आता है। खाना चाहिए हमको, फूड यहाँ गिरना चाहिए, लेकिन फूड जो है इधर आ जाता है। रीजन वही है क्योंकि एपिग्लॉटिस जिसको माइंड कंट्रोल करके रख रहा है, हम लोग माइंड को दूसरी ओर डाइवर्ट कर देते हैं, तो माइंड किसी और के ख्याल में चला जाता है, तो फूड जो है फूड पाइप में ना जाके एयर वाला पाइप में चला जाता है। इस प्रकार से हमको हिचकी आता है। तो आगे हम लोग जाते हैं ग्रसनी के बाद मिलता है, देखिए ग्रसनी के बाद हमको मिल गया कंठ। कंठ जो है याद रखिएगा, ये कंठ होता है जो स्वर उत्पन्न करने वाला अंग, स्वर उत्पन्न करता है ये कंठ, और ये सी टाइप का कार्टिलेज का बना हुआ होता है। स्वर यंत्र के बाद हम देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, स्वर यंत्र के बाद ट्रेकिया में जा रहा है, और ट्रेकिया जो है वो सी टाइप का कार्टिलेज उपास्थि का बना होता है। उपास्थि का बना इसीलिए होता है, जैसे हम लोग देखते हैं जब कभी हम लोग गुब्बारे में हम लोग हवा भरते हैं तो वो फैल जाता है, और जब हवा निकल जाता है तो वो सिकुड़ जाता है। तो कभी ऐसा सिचुएशन ना हो कि हम लोग जो है सांस लेने के बाद हम लोग जब निकाल दिए तो वो चिपक गया, तो चिपके ना बोल के इसमें जो है कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो श्वास नली के बारे में हम लोग समझे। श्वास नली के बाद ही आगे जाता है श्वसनी में। श्वसनी ये जो है ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद श्वसनिका ब्रोंकियोल्स में। तो ब्रोंकियोल्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, तो ब्रोंकियोल्स देखिए, ये जो साइंस होती है ये इधर साइड लेफ्ट इधर राइट, मतलब हमारा जो फेफड़ा है वो दो फेफड़ा है, तो इधर वाला है राइट वाला, इधर लेफ्ट वाला। तो राइट वाला जो फेफड़ा होता है इसमें बोल रहे हैं श्वसनिका का,
तो राइट वाला जो फेफड़ा होता है, दायां वाला में 3 मिलते हैं हमको श्वसनिका, 3, और बायां वाला में 2 याद रखिएगा। और जो श्वसनिका है वो आगे चल के किस में डिवाइड हो गया, वायु कोष्ठक में। और वायु कोष्ठक क्या है, तो फेफड़े का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। फेफड़ा में कोई काम होता है तो जो मेन जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है वो होता है ये वायु कोष्ठक। और ये सूक्ष्म पतली गुब्बारे नुमा, याद रखिएगा इसकी संरचना कैसा है, सूक्ष्म पतली गुब्बारे नुमा इसकी संरचना होती है। और ये जो वायु कोष्ठक होती है, ये वायु कोष्ठक गैसीय विनिमय का स्थल होता है, ये प्रदान करता है, गैसीय विनिमय का स्थल प्रदान करता है, जो रुक्त कोशिकाओं के जाल के साथ हम लोग बोलते हैं। तो ये जो मैंने बोला वायु कोष्ठक के बारे में, ये वायु कोष्ठक याद रखिएगा। प्रत्येक जो हम लोग का ये जो दिख रहा है छोटा छोटा जो वायु कोष्ठक है, वायु कोष्ठ, ये प्रत्येक में 2-3 थैलीनुमा होते हैं, 2-3 आपको देखने को मिलेगा। तो वायु कोष्ठक क्या है, तो सूक्ष्म पतली गुब्बारे नुमा संरचना होती है और ये गैसीय विनिमय स्थल प्रदान करती है। तो हम लोग समझे वायु कोष्ठक के बारे में। अब ब्लड क्या करता है, आगे काम करता है, यहीं पर कनेक्टेड रहती है रुधिर की वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। और यही ब्लड वेसल्स क्या करती है, जब हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन को ले लिए तो ऑक्सीजन को लेने के लिए यहीं पर कनेक्टेड है ना, यहाँ पर वायु कोष्ठक, ये वायु कोष्ठक है, इसी में कनेक्टेड है रुधिर वाहिकाएं। और रुधिर वाहिकाएं में ही ब्लड होती है और ब्लड में ही होती है हीमोग्लोबिन। दोस्तों ये सारा का सारा काम जो है हीमोग्लोबिन का वजह से होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो वायुमंडल से हम ऑक्सीजन को ले जा रहे हैं उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिल के बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, हम लोग का वायुमंडल से ऑक्सीजन लिया और ले जाके उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को शरीर के हर एक पार्ट में, शरीर के जितने भी कोशिकाएं हैं उन सारे कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के पास ले जाता है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन कर रहा है। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, तो फिर उसी के थ्रू जो है उसके आगे फिर ब्लड के थ्रू कोशिका में पहुंच जाता है ऑक्सीजन, और देन फाइनली पहुंच जाता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। और वहां चल के उनके बीच जो है एक रिएक्शन होगा और रिएक्शन के थ्रू ऊर्जा बनेगा, जल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन रहा है उसको दोबारा से रिलीज कर दिया जाएगा हम लोग वायुमंडल में। यहाँ कैसे हुआ, ये जो हीमोग्लोबिन मैंने बोला रक्त में है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है यहीं पर रहता है। वो वायुमंडल का जो ऑक्सीजन आया यहाँ से, तो वो ऑक्सीजन को यहाँ से पकड़ के तुरंत ले जाता है कोशिका में और कोशिका के सामने खड़ा रहता है, ऐसा समझिए। और कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से हीमोग्लोबिन ले जाता है, ले जाके यहाँ आता है और आके फिर से उसको जो है निकाल दिया जाता है। तो हीमोग्लोबिन वही काम करता है, वायुमंडल से ले जाता है कोशिका तक और कोशिका से दोबारा ले जाके बाहर निकाल देता है, वो यहीं पर रहता है। दोबारा जब हम लोग सांस लेते हैं तो फिर से जो है वो हीमोग्लोबिन उसको ले जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझे किस प्रकार से वायु का जो श्वसन मार्ग है हम लोग नाक से शुरू करते हैं और आगे चल के कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाए, और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये बन जाता है तो फिर उसको निकाल देते हैं। जल भी कभी कभी बनता है, कभी कभी हम लोग सांस लेते हैं, आप चेक कीजिएगा जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो वो जो सांस होती है उसमें कभी महसूस कीजिएगा थोड़ी सी नमी होती है, ठंडा महसूस होता है। तो जल भी जो है इसके साथ बनती है। तो इसी में ही कनेक्टेड रहती है पसलियां। देखिएगा जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनके शरीर में क्या होता है, देखिए यहाँ जो श्वसन वाला मैं बोल रहा हूँ, ये श्वसन का जो लगभग 50% से अधिक काम होता है वो यहाँ पर उपस्थित डायफ्राम करता है। डायफ्राम क्या करता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो गुब्बारे में आप हवा भरिएगा तो वो फूल जाता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा जो फेफड़ा है ये फूल जाता है, ये डायफ्राम जो है नीचे आ जाता है। नीचे आ जाने से इसको जगह मिल जाता है और जब दोबारा हम लोग जब सांस लिए तो ये नीचे आ गया और फिर यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो चला गया माइटोकॉन्ड्रिया तक, और माइटोकॉन्ड्रिया से जब बन गया हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, उसको निकालना होगा। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए ऊपर धक्का मारता है। तो जब सांस लेते हैं तो नीचे आता है, ये फूल जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। तो उसी तरीके से ही हम लोग का जो है जो सांस लेना छोड़ना वो चलता है। तो मैंने बोला था जब हम लोग का 70% तक जो है काम ये डायफ्राम करती है, और प्रेग्नेंट वाले जो महिलाएं हैं उनके शरीर में जो है ये उस प्रकार से काम नहीं करती है। तो उस टाइम उन लोग का काम करता है, यहाँ जो उपस्थित पसलियां है, पसलियां ही काम करती है। ये पसलियों के बारे में याद रखिएगा, इनकी जो संरचना होती है
वो इसमें 12 जोड़ी हड्डियां मिलेगी। और ये जो पसलियां है, ये पसलियां सुरक्षित रखती है हृदय को और फेफड़े को। फिर फेफड़ा यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 फेफड़ा है। और ये जो 2 लंग्स है, फेफड़ा, ये श्वसन का, याद रखिएगा, प्राथमिक अंग है। श्वसन का प्राथमिक अंग कौन है? तो वो है फेफड़ा। ये फेफड़ा जो है याद रखिएगा, हृदय के दोनों तरफ होता है। यहाँ हृदय होगा, हृदय के दोनों तरफ जो है आपको फेफड़ा मिल जाएगा। और ये फेफड़ा क्या काम करता है? तो फेफड़ा का काम होता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लाना और यहां से उसको ले जाना है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक, और वापस से जो कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसको वापस से ले आके वायुमंडल में छोड़ना। तो वातावरण का ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाना और उसको कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक, वो जब ऑक्सीजन पहुंच जाता है वहां जब ऊर्जा का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस बनेगा तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है वापस निकालने में ये हेल्प करता है। तो ये रहा हम लोग का फेफड़ा। अब हम बात कर रहे हैं डायफ्राम का। ये डायफ्राम, ये जो वज्र या पेट के बीच का मांसपेशीय भाग होता है, ये संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है। जब हम लोग अंतः श्वसन करते हैं, जब सांस लेते हैं तो वायु इसमें भर जाती है और जो वज्र गुहा है वो फैल जाता है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, जब सांस को छोड़ देते हैं तो ये स्थिर अवस्था में आ जाती है, पूर्व स्थिति में वो आ जाता है। तो हम लोग समझे कोशिका ये जो श्वसन के जो अंग है उनके बारे में समझे। अब हम लोग समझते हैं जो श्वसन वाला प्रक्रिया है, विभिन्न जो जीव होते हैं उनमें अलग अलग देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले श्वसन के अंग या सतह। तो सबसे पहले देखते हैं अमीबा और प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया जो है प्लेटी हेलिमेंथिस वाला में हम लोग पढ़े हुए थे। तो अमीबा और प्लेनेरिया ये जो श्वसन करते हैं ये कोशिका झिल्ली से करते हैं। स्तनधारी जो जीव होते हैं वो फेफड़े से लेते हैं। स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो होते हैं स्तनधारी। तो स्तनधारी लंग्स से लिए। जो कीट होते हैं, कीट जैसे हम बोलते हैं टिड्डा, तिलचट्टा, ये लोग अपना जो श्वसन है वो ट्रेकिया से करते हैं। ये जो दिख रहा है ना श्वास नली, ये लोग इसी से ही करते हैं श्वसन। और जलीय जीव जो जलीय श्वसन करते हैं, जैसे मछलियां, वो गिल्स, हिंदी में क्लोम बोलते हैं और उर्दू में इसको गल्फर बोलते हैं। तो मछलियां जो जलीय जीव होते हैं वो गिल्स से श्वसन लेते हैं, करते हैं। और एक वर्ग है एम्फीबिया वाला, एम्फीबिया वर्ग का एक जीव है मेढक। ये मेढक देखिएगा, मेढक जो है सांस कैसे लेता है, श्वसन कैसे करता है, ये 3 जगह श्वसन करता है। ये भूमि पर रहेगा, जमीन पर रहेगा तो फेफड़ा का यूज करेगा जब जवानी वाला स्थिति में आता है। और जब भूमि के अंदर चला जाता है तो त्वचा से वो शोषण करता है। और जब मेढक बहुत छोटा अवस्था में रहता है, हम लोग जब पानी में देखते हैं उनको, जब अंडे के बाद वे लोग आते हैं टेडपोल वाला अवस्था में, तो वो जल में क्या करते हैं, गिल्स का हेल्प लेते हैं। तो मेढक जो है भूमि पर रहेगा तो फेफड़ा से सांस लेगा, भूमि के अंदर जाएगा तो त्वचा से शोषण करेगा, और जल में जब रहता है तो वो गिल्स का यूज करता है। तो इस प्रकार से मेढक जो है शोषण करता है। अब एक वर्ड हम पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर और एक चीज हम बोल दे रहे, कीट जैसे आप याद रखिएगा, ग्रासहोपर, टिड्डा, तिलचट्टा, मक्खी, इनकी शोषण की एक विशेषता यह है, मैंने बोला ग्रासहोपर, टिड्डा, मक्खी, इनकी शोषण की एक विशेषता यह है कि इनका जो शोषण होता है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो सीधे रक्त में नहीं पहुंचता है, सीधे रक्त के माध्यम से नहीं होता है। इनकी जो शोषण होती है वो सीधे उत्तक में होती है। मैंने बोला ये जो जीव है, ये जो कीट है, इनकी शोषण की विशेषता ये है कि ऑक्सीजन सीधे, हम लोग ऑक्सीजन बोल रहे हैं, शोषण का रियल, ऐसे हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, शोषण का मतलब होता है ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, मतलब शोषण कर रहे हैं। तो ये जीवों में जो है शोषण रक्त के माध्यम, ऑक्सीजन है रक्त के माध्यम से नहीं जाता है, सीधे उत्तक में जाता है। और इसका जो मेन कारण है वो कारण है इनके रक्त में हीमोग्लोबिन का ना होना। हीमोग्लोबिन नहीं होता है, कभी मार के देखिएगा मक्खी को, तिलचट्टा को मारिएगा मत, ये बेजुबान जानवर होते हैं, जीव होते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, इनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये जो हीमोग्लोबिन होती है ये लौह धातु युक्त ये जटिल शोषणी वर्णक होती है, जो ऑक्सीजन को, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढो के ले जाती है। तो इसके बाद हम लोग एक अंतिम में पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग, श्वास। ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ सांस लेना ही नहीं होता है, सांस लेना और छोड़ना।
तो ब्रीदिंग में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक है अंतःश्वासन और दूसरा है निश्वासन। अंतःश्वासन होता है इंस्पिरेशन और जो निश्वासन है वो एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन मतलब होता है सांस अंदर लेना और निश्वासन का मतलब होता है बाहर छोड़ना। तो लेना और छोड़ना दोनों कंप्लीट रूप से बनते हैं ब्रीदिंग। तो जो हम लोग वायुमंडल से हम लोग वायुमंडल से जो श्वसन करते हैं, जो गैस हम लोग लेते हैं, मेनली लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी अन्य गैस है, लेकिन नाइट्रोजन देखिए इसमें एक हेरफेर होता है। इसमें नाइट्रोजन हम लोग वायुमंडल से लेते हैं 78%, लेकिन छोड़ते भी है 78%। देखिए वायुमंडल में तो 78% वायु है, सॉरी नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन हम लोग सब मिश्रण में है तो हम सारी चीज को लेते हैं। तो जब 78% नाइट्रोजन को लेते हैं तो छोड़ते भी है 78% ही। लेकिन याद रखिएगा ऑक्सीजन हम ले रहे हैं 21%, वायुमंडल में ऑक्सीजन है 21%, लेकिन छोड़ रहे हैं सिर्फ 17%। बाकी का जो 4% है वो अंदर ही है। तो ऑक्सीजन 21% लिए और छोड़ रहे हैं 17%। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं 0.03%, क्योंकि वायुमंडल में इतने ही है, तो कार्बन डाई ले रहे हैं इतना, जबकि छोड़ रहे हैं 4%। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ज्यादातर छोड़ते हैं। हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम लोग समझे इस वीडियो में कि हमारा जो श्वसन तंत्र है किस प्रकार से इसके अंग काम करते हैं। और याद रखिएगा इस श्वसन तंत्र में ही हम लोग पढ़ते हैं दो श्वसन, एक होता है बाह्य श्वसन और एक होता है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होता है, देखिए श्वसन का मैंने अभी पहले ही बोला था, श्वसन का ऐसे समझिए ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। तो यहाँ लंग्स में क्या होता है, हम लोग लंग्स में क्या किए, ऑक्सीजन को लिए और जब कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया से जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम निकाल रहे हैं। तो फेफड़ा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है। ये बाह्य श्वसन में आता है। आंतरिक श्वसन में क्या आएगा, आंतरिक श्वसन में हम लोग का कोशिका आएगा। कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन को ले रहा है और फिर जब रिएक्शन हुआ, जब उनका ऑक्सीडेशन हुआ तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन लिया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को दे रहा है। तो दो प्रकार का श्वसन हम लोग पढ़ते हैं श्वसन वाले में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह का एक अगला किसी एक तंत्र पर, किसी एक ऑर्गन सिस्टम पर। तब तक के लिए थैंक यू।